Good morning, everyone. Good morning. Good morning. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? Good morning. Good morning. Good morning. So, I think हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? So, we have to study about the factors affecting the electron gain enthalpy. सबने नोट्स रिवाइज किए हैं? सबने नोट्स रिवाइज किए? Okay, that's good. चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम बोले तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर तुम्हारे पास और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास पहला जो फैक्टर है वो कौन सा होगा? याद करो, हम लोगों ने जो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो फैक्टर्स पढ़े थे, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी में हमने जो जो फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर भी एप्लीकेबल हैं, राइट? कैसे? जैसे देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर, अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर मैं बोलूं एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। और रेडियस कैसे अफेक्ट करेगा बेटा, बताइए? एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? बेटा एटम का सोचो, एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो वीकली किससे? न्यूक्लियस से, राइट? क्या बोल सकते हैं कि नहीं हम?
क्या तुम्हारे पास जो एटम जिसका साइज बड़ा होगा, तुम्हारे पास एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तुम्हारे आउटर और मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, उसका जो अट्रैक्शन है तुम्हारे पास न्यूक्लियस के साथ वो उतना कम होगा। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है उस एटम की वो उतनी ज्यादा कम होगी, राइट। तो ये तुम्हारे पास एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पॉइंट को लिख लीजिए, लिखिए कि when the size of when the size of an atom increases, when the size of an atom increases, the electron entering the electron entering the outermost orbit, electron entering the outermost orbit is more weakly attracted by the nucleus साथ में लिखते जाओ, by the nucleus, and value of electron affinity वो क्या होगी, इज लोअर। तुम्हारे पास उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, लोअर वैल्यू देखने को मिलेगी, राइट। तो पहला फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज, या फिर हम बोले तुम्हारे पास कि एटॉमिक रेडियस। पहला फैक्टर यही है हमारे पास। अगला फैक्टर जो होगा, सेकंड फैक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेगा, वो कौन सा होगा, टेल मी। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेगा, बताइए कौन सा होगा? When the size of an atom, बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज, जैसा बच्चों ने बताया न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तुम्हारे पास, उस इलेक्ट्रॉन को जो एटम है वो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो तुम्हारे पास जितना ज्यादा तुम्हारे पास न्यूक्लियर चार्ज होगा, सेकंड फैक्टर क्या है कि तुम्हारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट वन इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। गेटिंग इट ऑन? बिल्कुल से बेसिक फैक्टर है। अगला कौन सा फैक्टर होगा, नेक्स्ट बताइए कौन सा फैक्टर होगा? कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर देखो यहाँ पे मैं थर्ड फैक्टर एक और लिखना चाहूँ तो शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकता हूँ कि नहीं, सिग्मा का वैल्यू जितना तुम्हारे पास आने वाला इलेक्ट्रॉन
अंदर के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन फील करेगा, उतना उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। जैसे देखिए, हाँ, अब कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारे पास हाईली जो फील्ड, मतलब जो फुल्ली फील्ड और जो तुम्हारे पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, उनकी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, बराबर है। अगर वो उनकी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी कम होगी, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो अगर उनका इलेक्ट्रॉन्स को लेने का टेंडेंसी कम होगा तो तुम्हारे पास उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास, लास्ट फैक्टर इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिपीट, ओके, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बेटा, लास्ट पॉइंट या शील्डिंग इफेक्ट का, ओके बेटा, शील्डिंग इफेक्ट तुम्हारे पास ज्यादा, इसका मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, रिपल्सन ज्यादा, बराबर है कि नहीं, अंदर के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन ज्यादा देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब जब बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो तुम्हारे पास वो उतना ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, राइट। तो उसका तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम देखने को मिलेगा। अब जैसे कि अगला जो पॉइंट है मेरे पास, वो क्या है आपका पास, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, जैसे कि एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, राइट, होता है कि नहीं, बोलिए बच्चों, बिल्कुल होता है। अभी देखो यहां पर इसका ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, बताइए, होगा कि नहीं, होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो तुम्हारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मतलब तुम्हारे पास इसका इलेक्ट्रॉन को लेने की तरफ टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा, होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन्स को लेने की तरफ टेंडेंसी उतना कम होगा, मतलब तुम्हारे पास जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। क्या मैं बोल सकता हूं इस चीज को, बोल सकता हूं ना, तो बस यही तो पॉइंट है कि तुम्हारे पास जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को लेने की तरफ अपना रिलेक्टेंस शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेने की तरफ टेंडेंसी उनकी ज्यादा नहीं होगी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी, राइट, बोलो। तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि तुम्हारे पास हाफ फील्ड एंड
fully filled electronic configuration is more stable is more stable than other electronic configurations than other electronic configurations. Thus they show reluctance towards accepting the electrons वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की तरफ क्या करते हैं, रिलेक्टेंस शो करते हैं, राइट। बोलो। तो ये हमारे पास थे कुछ फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तुम्हारे पास अफेक्ट करते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। I was saying, yeah, okay. For example, let us consider one more example. For example, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p3. This one is your half-filled electronic configuration. What? This is your half-filled electronic configuration. Reluctance means उनका टेंडेंसी बहुत कम होगा लेने की तरफ, मतलब मना करेंगे, इसका मतलब मना करना होता है। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लेने को क्या करेंगे, मना करेंगे, ठीक। तो इसका देखो तुम्हारे पास यहां पर ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब सोचो इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p4, क्या 1s2, 2s2, 2p4। अब तुम्हारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 1s2, 2s2, 2p4, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कम स्टेबल है, बराबर है कि नहीं, बोलो। जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला 2s2, 2p3, क्योंकि वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो तुम्हारे पास ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, बोलो। अगर ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो हम क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी रिलीज तो नहीं होगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारे पास पहले से अगर अनस्टेबल हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। क्या आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा है, राइट। क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा। तो यहां पर तो तुम्हारे पास एनर्जी रिलीज होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी भैया, क्योंकि पहले से ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है क्या। तो इसलिए तुम्हारे पास इस पॉइंट का मतलब यही है। फिर से समझा कि नहीं अभी। तो इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होगा। प्लीज रिपीट थर्ड पॉइंट। और कौन से पॉइंट को रिपीट करना है बताइए। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बोला, शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिपल्सिव फोर्सेस को।
किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिपल्सिव फोर्सेस को। अब जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास एटम है, अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आप बाहर से ऐड कर रहे हो, तो अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे तो तुम्हारे पास इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी इस एटम का ज्यादा होगा या कम होगा? अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इस एटम का इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा या कम होगा? प्रणव, लेस होगा। तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कम है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम है। ओके, ओके, चलिए, तो ये लास्ट पॉइंट भी समझ में आया सबको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके, गुड, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गए कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करेगा उस चीज के बारे में देखते हैं। बताइए कैसे वेरी करेगा? सोचो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी पीरियड में, इन ए पीरियड, सबसे पहले मेरे को अगर पीरियड में बताओगे तो पीरियड में अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगी? जेड इफेक्टिव ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट? या और जो साइज है वो उतनी कम देखने को मिलेगी, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, लेकिन इसमें कई एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसे ही अगर मैं किसी भी ग्रुप के अंदर बात करूं, इन ए ग्रुप, तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या, टॉप से बॉटम जाने पर तुम्हारे पास साइज क्या करता है? साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब बोलोगे सर जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करता है? हाँ, सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी की तरह बिल्कुल से सेम है, बस कुछ एक्सेप्शंस यहां पर थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमको एक्सेप्शंस ही याद रखने हैं। साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम, राइट? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस इन, चलो इससे पहले काम करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड in increasing order of electron gain enthalpy, in increasing order of electron gain enthalpy। अब कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, दोनों का मतलब एक ही है,
आपको मैं पहले ही बता चुका हूं ये चीज। सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के उसी में अरेंज करना है। थोड़ा सोचो, हालांकि मुझे पता है गलत होगा, लेकिन थोड़ा सोचो। सबसे पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को अरेंज करिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं बेटा गलत है, सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा नहीं बोलना है। आयनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल गलत है। आयनाइजेशन एनर्जी वाज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, आपके पास और कौन सा है? बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपके पास है फ्लोरीन, एंड एट द एंड वी हैव नियोन। ठीक, अब ये बताइए, देखो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p4 वैलेंस शेल का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p1। इसका होता है 2s2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1। एंड नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p6। ठीक है, ये चीज सबको पता है? बोलो बेटा, पता है कि नहीं सबको? गुड, ओके। अब ये बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर कौन कौन से हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और नियोन का भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आपके पास फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। राइट, बोलो। अब अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन को लेने की तरफ जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? सबसे कम होगी। बोलो, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इनका इलेक्ट्रॉन्स को लेने की तरफ टेंडेंसी सबसे कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम देखने को मिलेगी। सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्हीं का मिलेगा। मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। ओके, मतलब सबसे कम किसका? अब इन तीनों में भी सबसे कम ज्यादा स्टेबल किसका है? नियोन का। तो सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो किसका? नियोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर बेरिलियम। अब आता है तुम्हारे पास, अब इससे ज्यादा किसका? अब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जनरल ट्रेंड होता है कि इंक्रीज करता है, ठीक। लेकिन अब एक एक्सेप्शन और देखने को मिलता है, वो कहां पर? लिथियम और बोरॉन के अंदर। कहां पे? लिथियम और बोरॉन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लिथियम के अंदर आप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली तुम्हारा बोरॉन के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे उसके कंपैरिजन में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। पक्का ना? ये चीज चमका क्या? लिथियम और बोरॉन में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा? लिथियम का। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते ही वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है? वो आपका बिल्कुल से स्टेबल, देखो बेरिलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। मतलब इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो किसका? बोरॉन, फिर आपके पास लिथियम, उसके बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और फिर आपके पास फ्लोरीन। सबसे ज्यादा किसका? बट नाउ वी आर नॉट एडिंग, वी आर नॉट, मतलब क्या है प्रणव? क्या कहना चाहते हो प्रणव? वी आर नॉट एडिंग, इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो कर रहे हैं हम लोग। हम लोग बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो सबसे तुम्हारे पास कम किसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, उसी चीज को हम देख रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है वो समझ में आया क्या? बोलो, ये ऑर्डर समझ में आया कि नहीं? पक्का? जैसे देखो, मैं अगर इनकी वैल्यूज लिखवाऊं आपको, तो जैसे नियोन होता है, नियोन के लिए जो इलेक्ट्रॉन आपको जो एनर्जी है वो बाहर से देनी पड़ती है, वो लगभग +116 तुम्हारे पास किलो जूल के लगभग एनर्जी आपको देनी पड़ती है, बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। डेटा याद नहीं रखना है। नाइट्रोजन के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए होता है ये प्लस का 20 आपके पास किलो जूल पर मोल। ठीक, बेरिलियम के पास आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 0। ठीक, बोरॉन के केस में आपको एनर्जी रिलीज होता है कितना? माइनस का 23 किलो जूल पर मोल। लिथियम के केस में एनर्जी रिलीज कितना होता है? माइनस का 60 किलो जूल। उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है तो ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये किस चीज को सिग्निफाई कर रही है? कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा है। बराबर है कि नहीं? ओके, देन ऐसे ही तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं बेटा कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 122 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन के लिए कितनी होती है आपके पास? माइनस का 141 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज हैं। जैसे देखो यहां पर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा, तो अब सबसे बाहर से एनर्जी किसको देनी पड़ी हमको? किसके अंदर हमको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी बेटा? बताओ, किसके अंदर हमको एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ी? सबसे ज्यादा नियोन के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हमको बाहर से प्रोवाइड कर, प्लस जो 116 है, इसका मतलब क्या है? प्लस का 116 का मतलब क्या है यहां पर? कि उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको बाहर से सप्लाई करना पड़ा। गेट इट और नॉट? अगर उतना हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे पास उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा। इसका मतलब क्या है? कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम है। ओके, फिर देखो नाइट्रोजन में हमको कम एनर्जी देनी पड़ी कंपैरेटिवली। नाइट्रोजन में हमको कंपैरेटिवली कम एनर्जी देना पड़ा, और बेरिलियम में देखो लगभग उसमें ज्यादा ना तो एनर्जी रिलीज हुआ, ना एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ा। जबकि बोरॉन के केस में बिल्कुल बेटा कार्बन के अंदर, लेकिन बिल्कुल सही बात है, आपका अच्छा डाउट आया कि कार्बन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। दैट्स गुड कि कार्बन के अंदर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, 2p3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर यहाँ पे 2p5 का हो रहा है। अब किसी बच्चे का डाउट क्या है कि सर, जो जैसा नेहा ने पूछा कि सर इसके अंदर ज्यादा एनर्जी फिर तो रिलीज होना चाहिए, वो ऑक्सीजन, तुम्हारे पास ऑक्सीजन जो है वो बाद में आना चाहिए और कार्बन जो है वो पहले आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनका जो एनर्जी रिलीज है, तुम्हारे पास कार्बन के अंदर केवल 122 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ और ऑक्सीजन में 141 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी रिलीज हुआ। तो उस एनर्जी रिलीज के अंदर से हिसाब से दोनों में एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ? ऑक्सीजन में, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ओके, ऐसे कि जैसे फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होता है वो अराउंड माइनस का 228 किलो जूल के आसपास होता है, सॉरी 328, कितना? माइनस का 328 किलो जूल पर मोल के आसपास इतना एनर्जी रिलीज होता है। ओके, तो इसको नोट करिए जल्दी से। नोट किया सबने? तो ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं सबको? तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखना, तुम लोग अक्सर गलती करोगे कि जनरल ट्रेंड तो हमारे पास लेफ्ट से राइट का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, लेकिन आपको यहां पे ध्यान में रखना है एक्सेप्शंस वाला। जैसे देखो इसी के ऊपर फिर क्वेश्चन आता है कि विच इज मोर स्टेबल, विच इज, क्वेश्चन देखो ऐसे दे दिया कि विच इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, जैसे मैं बोलूं Li माइनस और Be माइनस, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम कैसे डिसाइड किया? ओके बेटा, नाइट्रोजन के अंदर हमको बाहर से कितना एनर्जी देना पड़ा? मानसी, बाहर से हमको कितना एनर्जी देना पड़ा नाइट्रोजन में? प्लस का 20। और बेरिलियम के अंदर एनर्जी हमको ज्यादा सप्लाई नहीं करना पड़ा, राइट? अगर बाहर से ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? उसका इलेक्ट्रॉन को लेने की तरफ टेंडेंसी उसका उतना कम है। जितना ज्यादा हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उतना उसका टेंडेंसी कम होगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की तरफ। ओके, सबने नोट किया? अब जैसे देखिए मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को अरेंज करूं, थर्ड पीरियड के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? थर्ड पीरियड में आपके पास, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, तो थर्ड पीरियड में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताइए? सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक, देन आपके पास जैसे एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर आपके पास फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन, एंड देन एट द एंड यू हैव आर्गन। क्या आपके पास यही है? बोलो। अब बताइए सबसे ज्यादा, जैसे हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में निकाला, वैसे ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आप ऑर्डर खुद निकालिए। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आप खुद ऑर्डर निकालिए। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू डू इट करेक्टली।
देखते हैं कितने लोग इसको सही से सॉल्व करते हैं। कर रहे हैं क्या सब लोग? किया क्या सबने? क्लोरीन, देन सल्फर, देन सबसे पहले किसका है? मानसी का सबसे पहले है क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर आपका आया सिलिकॉन। ओके, देन आपके पास है सोडियम, और उसके बाद आपने लिखा एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस एंड देन आर्गन। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली करेक्ट, गुड गुड। तो यहां पर हम अब हमको देखो, क्योंकि ऐसा ऑर्डर क्यों आया? क्योंकि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3p6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये तुम्हारे पास 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए किस में देनी पड़ेगी? आर्गन में। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी सबसे कम होगी। जितना ज्यादा बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी उतनी कम है। ठीक है, फिर फॉस्फोरस, फिर आपके पास कौन? मैग्नीशियम, राइट। देन अब आपके पास आता है, अब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में क्या? एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन में तुम्हारे, सॉरी, एल्यूमिनियम एंड सोडियम के अंदर एल्यूमिनियम का कम और सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। रीजन क्या है? तुम्हारा बिल्कुल से सिमिलर रीजन है जैसा कि हमने लिथियम के केस में देखा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है एज कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। ओके, देन आपके पास सिलिकॉन, देन सल्फर एंड देन क्लोरीन। अगर मैं इसका डेटा आपको बताऊं तो जैसे कि देखिए, आर्गन के केस में हमको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है? प्लस का 96 किलो जूल पर मोल। देन ऐसे ही अगर मैं फॉस्फोरस के लिए बताऊं तो फॉस्फोरस के अंदर हमको, सॉरी यहां पे थोड़ा सा, ओके ओके ये गलती हो गया, एक जस्ट 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 वॉइस स्टॉप्ड, अभी भी नहीं आ रही क्या प्रणव? अभी भी नहीं आ रही? जैसे देखिए सोडियम के केस में आपको कितना एनर्जी रिलीज होता है? माइनस का 53 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम के अंदर आपको लगभग जीरो एनर्जी, मतलब ना तो एनर्जी देना पड़ता है ना एनर्जी आपका रिलीज होता है। जबकि एल्यूमिनियम के अंदर आपके पास माइनस का 44 किलो जूल पर मोल क्या अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन के अंदर माइनस का 119 किलो जूल पर मोल। देन
फास्फोरस के अंदर आपको माइनस का 74, यहाँ पे कितना माइनस का 74 किलोमीटर तुम्हारे पास किलो जूल पर मोल के अप्रोक्सीमेटली एनर्जी देनी आपका रिलीज होता है। ऐसे ही सल्फर के अंदर माइनस का 200 और जो क्लोरीन है यहां पर हमको माइनस का 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। ओके, अब देखो, अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा, सर ये क्या, यहाँ पे तो ऑर्डर बिल्कुल से उल्टा है, ऑर्डर पूरा गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर ज्यादा हमको उथल पुथल देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा किसका वैल्यूज के हिसाब से बताइए, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में हो रही है, क्लोरीन में, देन आपके पास सल्फर, देन योर सिलिकॉन, राइट। उसके बाद फिर कौन है, फास्फोरस, फिर आपके पास सोडियम, और फिर आपके पास एल्यूमिनियम, देन आपके पास मैग्नीशियम, और फिर उसके पास है आपके बाद में आर्गन। बाद में कौन है आपके पास, आर्गन। यहां पर हमको थोड़ा सा अलग चेंजेस देखने को मिलता है, समझे क्या, कारण क्या है, देखो तुम्हारे पास पहले जो इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो रहा था वो किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, आपके पास 3 तुम्हारे पास 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था इन केस ऑफ तुम्हारे पास नाइट्रोजन में, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड हो रहा है, आपके पास 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, राइट। और 3p में तुम्हारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको तुम्हारे पास थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, इन बजाय कि तुम्हारे पास एनर्जी देने के बजाय क्या होती है, एनर्जी थोड़ी सी रिलीज होती है। तो ये तुम्हारे पास करेक्ट ऑर्डर है, इसको ध्यान में रखना। दो मैंने ऑर्डर लिखवाए आपको, एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर, सेकंड पीरियड में देखो यहां पर हमने डेटा देखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ओके ओके ओके। देखो फ्लोरीन का यहाँ पे कितना, यहाँ पे डेटा क्या था कि लास्ट में नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम थे। अभी यहां पर क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में क्या है आपके पास, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में देखो जो फास्फोरस है वो जंप करके थोड़ा आगे रहता है। यहां पर एनर्जी जो रिलीज है वो कितना है, माइनस का 74 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्सीमेटली आपको एनर्जी रिलीज देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बराबर है कि नहीं। लेकिन जो फास्फोरस है उसका जो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो कौन सा है, n=3। तो यहां पर जो 3p में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो तुम्हारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और हमको थोड़ा सा एनर्जी रिलीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो यहां पर बेसिकली हमने एक्सेप्शन वाला केस है, एक्सेप्शनल केस है। क्या है एक्सेप्शन, देखो सिमिलरली अगर हम देख सकते हैं कि तुम्हारे पास कि जो सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो नोबल गैसेज हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल भी सबसे लो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बराबर है कि नहीं। क्या तुम्हारे पास उनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो सबसे लो होता है, राइट। देन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, ध्यान से देखिए, हैलोजेंस का। किसी भी तुम्हारे पास पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तुम्हारे पास हैलोजेंस का। ओके, अब आपको अगर कोई पूछे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है,
यहां पर भी अब आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। वो कौन सा? आप क्लोरीन के केस में देखिए कितना एनर्जी, हाँ बिल्कुल मेरे को उम्मीद था कि फ्लोरीन आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर क्लोरीन और फ्लोरीन का वैल्यू देखिए, क्लोरीन के अंदर माइनस का 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, और जबकि क्लोरीन के अंदर कितना था? माइनस का 328 किलो जूल पर मोल। क्या वहां पे क्या थे? माइनस का 328 किलो जूल। ऑक्सीजन के केस में देखो माइनस का 141 किलो जूल पर मोल, लेकिन सल्फर के केस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ? माइनस का 200 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन के केस में हमको एनर्जी बाहर से देना पड़ा, यहां पे एनर्जी रिलीज हुआ माइनस का 74 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही अगर आप सिलिकॉन का देखें, माइनस का 119 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ। अगर ऐसे ही आप सिलिकॉन से ऊपर कार्बन का देखें तो वहां पे देखो तुम्हारे पास 122, तो कौन सा ज्यादा है? 122, और इधर में तुम्हारे पास 119, राइट? तो नहीं, 119 नहीं होता, 129। ओके 129, मैंने डेटा गलती से लिख दिया, 129 सिलिकॉन के केस में। ठीक है, तो यहां पर भी देखो तुम्हारे पास सिलिकॉन और कार्बन में भी सिलिकॉन का ज्यादा। एल्यूमिनियम और बोरॉन के अंदर भी आपको किसका ज्यादा देखने को मिल रहा है? बोरॉन का। बोरॉन और एल्यूमिनियम में, सॉरी एल्यूमिनियम का, बोरॉन के केस में केवल माइनस का 23 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ, और एल्यूमिनियम में माइनस का 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ। तो जो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17, ये जो ग्रुप्स हैं, इनके जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा है। इसका रीजन है, आई विल एक्सप्लेन रीजन वेरी सून, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ में आया। अब देखो एक्सेप्शन, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्सेप्शंस लिखते हैं। यहां पर एक्सेप्शंस लिखो। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो क्या है आपका? बोरॉन और एल्यूमिनियम के केस में क्या तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास सबसे पहले तो तुम ये एक्सेप्शन लिखना चाहो तो लिख लो कि तुम्हारे पास, एक काम करते हैं सारे एक्सेप्शन एक ही साथ लिख लेते हैं। देखो यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस ज्यादा आता है, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। तो एक्सेप्शन है कि ऑन गोइंग फ्रॉम, लिखो ऑन गोइंग फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन टू नाइट्रोजन इन सेकेंड पीरियड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी decreases instead of what? Instead of increasing. क्यों? because there is half filled electronic configuration of nitrogen which is more stable, जो क्या है तुम्हारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल, जो तुम्हारा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, पहला एक्सेप्शन तो तुम्हारे पास हम ये बोल सकते हैं। ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन में जैसा हमको देखने को मिला किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है? कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन का, राइट?
तो ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड पीरियड में तुम्हारे पास इन थर्ड पीरियड तुम्हारे पास जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सिलिकॉन से जब हम गए फॉस्फोरस पर, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ silicon Si is greater than that of phosphorus, is greater than that of phosphorus. सेम रीजन है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास स्टेबल ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू तुम्हारे पास सेम रीजन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक, पहला तो अगर हम बात करें इनके अंदर एक्सेप्शन की, ऐसे ही ये नोट किया सबने, जल्दी से नोट करो, सारे एक्सेप्शन एक साथ लिख लेते हैं। ओके, गुड। जैसे अगले हम देखें, ये तो हमने देखा नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में कि उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा कम होता है, किससे, सिमिलरली अपने जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एक्सेप्शन है इनर्ट गैसेज के केस में, तो इनर्ट गैसेज के लिए लिखो कि इनर्ट गैसेज हैव, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये लिख लो, इनर्ट गैसेज हैव कंप्लीटली filled electronic configuration, completely filled electronic configuration। ठीक, therefore हम क्या बोल सकते हैं, therefore the incoming electron has to enter, incoming electron has to enter next सेल, किसमें एंटर करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट, लीडिंग टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लीडिंग टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लीडिंग टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज ए रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, एज ए रिजल्ट तुमको हायर एनर्जी तुम्हारे को देनी पड़ेगी, मतलब एज ए रिजल्ट हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी is required to add an additional electron, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोटेड। तो हमने अभी तक दो एक्सेप्शन लिख चुके हैं, कौन कौन से? हमने देखा नाइट्रोजन वाला, वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, इनर्ट गैस का फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। ऐसे ही तुम्हारे पास ग्रुप 2 के केस में भी वही देखने को मिलेगा, राइट? तुम्हारे पास ये भी एक्सेप्शन लिख लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारे पास ऑफ सेकेंड ग्रुप इज ऑलमोस्ट टेकन एज जीरो। उसको हम कितना लेकर चलते हैं? टेकन एज जीरो। उसके केस में भी तुम्हारा रीजन सेम ही है, ओके? तो उतना नोट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे समझ में आता है इतना। तो ये हमारे पास पहला एक्सेप्शन था। अगला हम बात करें नेक्स्ट एक्सेप्शन 2, तो दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास है, वो किसके अंदर है? पीरियड में। एक्सेप्शन 2 हमारे पास किस में है? वो हमारे पास है पीरियड के अंदर। देखिए पीरियड में कैसे भैया, पीरियड में कैसे कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट, वो क्या होती है? कम होती है किससे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो तुम्हारे पास सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में, वो उसका वो तुम्हारे पास उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है एज कंपैरिजन टू किससे? तुम्हारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से। अब ऐसा क्यों? देखो बेटा हम बताते हैं अभी। क्योंकि देखो जैसे कि मान लो तुम्हारे पास, अब जब हम क्या जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? छोटा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का साइज क्या होता है? बोलो। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज क्या होता है? जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है, बराबर है? तो जब हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, राइट? तो वो क्या करता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का अंदर के जो साइज छोटी होने की वजह से, छोटी साइज होने की वजह से अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक है, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ ज्यादा रिपल्सन फील करता है। समझ में आया कि नहीं? क्या सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्यादा साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा फील करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और थर्ड पीरियड के केस में क्या है? साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई। क्या हो गई? साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो तुम्हारे पास उसमें जब अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतना ज्यादा रिपल्सन फील नहीं करता। ज्यादा रिपल्सन फील नहीं करेगा तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, ठीक है? तो ये रीजन है तुम्हारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से ज्यादा होने का। ये चीज समझ में आया क्या सबको? बोलो। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में से कम क्यों होता है? ड्यू टू तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? साइज छोटी होती है। तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है जब हम ऐड करते हैं तो वो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर सेकेंड पीरियड में अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा ना? बात सही है, अट्रैक्शन है,
बिल्कुल सही बात है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन रिपल्सन जो है तुम्हारे पास वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। हमने क्या देखा है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जेड इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। जेड इफेक्टिव तो क्या रहता है, उसमें ज्यादा हमको चेंजेस नहीं देखने को मिलता। तो जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, तुम्हारे पास डिफरेंस किसकी वजह से आया यहाँ पे, रिपल्सन की वजह से। इसलिए मैंने केवल रिपल्सन की बात की। देखा है ना कि जब नीचे की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। नीचे की तरफ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता है जेड इफेक्टिव। पढ़ा है कि नहीं नेहा? तो देखो, एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, एक बिल्कुल से बेसिक एग्जांपल है। एक छोटा सा कमरा, अब उसके अंदर मान लो एक, ध्यान से सुनना, जैसे कि अभी मैं जिस क्लासरूम में बैठा हूं, अब ये जैसे कि मान लो ये जितना ही बड़ा क्लासरूम है, अगर मैं इसमें मान लो मैं बोलता हूं कि 20 स्टूडेंट्स आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है, क्या 20 स्टूडेंट्स आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर और 20 स्टूडेंट्स को ले आऊं, क्या मैं और 20 स्टूडेंट्स को ले आऊं, तो क्या यहां पे भगदड़ मचेगी? मतलब जो उनके बीच में आपस में तुम्हारे पास ज्यादा भीड़, धक्का मुक्की ज्यादा होगी, मतलब रिपल्सन ज्यादा होगा। ये समझ सकते हैं क्या होगा, उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। सोचो मैं इसी के अगर डबल साइज का, इससे थोड़ा बड़ी साइज का अगर मैं किसी क्लासरूम में बैठूं और वहां पर उतने ही बच्चों को मैं बैठाऊं, तो अब मैं और बच्चे लेके आऊंगा, तो पहले के जितना रिपल्सन फील करेगा क्या? पहले के जितना रिपल्सन फील नहीं करेगा, मतलब उनको मैं अलाउ कर सकता हूं क्लास के अंदर एंटर करने से, ठीक। पहले भी अलाउ कर रहा था, लेकिन उनमें भगदड़ मच रही है, बहुत ज्यादा रिपल्सन हो रहा है। एंड बैठाएंगे तो उनको तब भी, राइट, लेकिन उनमें तुम्हारे पास रिपल्सन उस वक्त ज्यादा हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो यही रीजन है कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो इस पॉइंट को लिखो, इसका रीजन क्या है, इस तो रीजन समझ में आया क्या सबको? ध्यान में रखना है, क्योंकि सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट आएगा ऑब्जेक्टिव में एग्जाम के अंदर। हाँ, वापस बिल्कुल लिखते लिखते एक काम करते हैं, लिखते लिखते बताते चलता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे देखिए, तो पॉइंट लिखो, लिखो, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ, small size of second period elements, second period elements, the incoming electron, the incoming electron, incoming electron experiences, वो तुम्हारे पास incoming electron experiences a strong, experiences a strong रिपल्सिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग रिपल्स, या फिर हम बोले रिपल्सन, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है कि नहीं, बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स,
तुम्हारे पास अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन है और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में ज्यादा रिपल्सन फील होगा, तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, सो इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड विथ मोर डिफिकल्टी, सो इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड विथ मोर डिफिकल्टी। क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा डिफिकल्टी के साथ ऐड होगा, बराबर है क्या? हाउएवर जबकि हम क्या बोल सकते हैं कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साइज है, बट ड्यू टू larger size of third period elements, larger size of third period elements, they experience a less repulsive, उनमें भी ऐसा नहीं है कि रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन कम रिपल्सिव फोर्स लगेगा, is a very less repulsion between electrons, ठीक। इसलिए तुम्हारे पास जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम होता है, ओके। अब जैसे एग्जांपल्स लिखें, अब आपको बोले कि जैसे कि मैं अगर 17th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूं, 17th ग्रुप बोले तो हेलोजन्स, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा? उनके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा? हमारे पास FClBrI क्या होना चाहिए? ये होना भाई डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से तुम्हारे पास इसका कम होता है, तो क्लोरीन, फिर आता है फ्लोरीन, और फिर आपके पास ब्रोमीन, एंड देन आपके पास आयोडीन। यहां पर हमको क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर तुम्हारे पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली माइनस का 349 किलो जूल, और इसका होता है माइनस का 328। ये है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर। ये क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑर्डर मिलता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 16th ग्रुप के एलिमेंट्स की, 16th ग्रुप के एलिमेंट्स में तुम्हारे पास देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। मैं पोलोनियम की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो क्या है? आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हमारे पास यहां पर भी एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, राइट। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर आता है। लेकिन सल्फर का क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? ऑक्सीजन से। तो ये हमको सल्फर का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर आपके पास सेलेनियम, फिर टेलुरियम, ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन और 15th ग्रुप में, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, इसका माइनस का 74 किलो जूल, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस का 74 किलो जूल, और इसमें प्लस का 20, राइट। ये क्या है आपका? डेल्टा एच ईजी। क्या है? डेल्टा एच ईजी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब उसका एफिनिटी उतना ज्यादा, ठीक है। बोलो ऐसे ही तुम्हारे पास 14th ग्रुप के एलिमेंट्स में कार्बन और सिलिकॉन में किसका ज्यादा?
कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा। ऐसे ही अगर मैं 13th ग्रुप की बात करूं, 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट, बोरॉन और एल्यूमिनियम। बोरॉन और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन है। ओके, जैसे देखो मैं अगर इस 17th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है किसके बीच में, जैसे मान लीजिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा एच ईजी और तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर, इनके बीच में अगर मैं आपको ग्राफ दूं तो इसका जो ग्राफ आता है हमको कैसा मिलता है, ये आपका कौन सा एटम है, फ्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है। फिर आपके पास फ्लोरीन से तुम्हारे पास ब्रोमीन, फ्लोरीन से नीचे कौन आएगा आपका, ब्रोमीन, और फिर नीचे आपका आयोडीन। ओके, तो ये हमारे पास थे एक्सेप्शंस इन, किसमें एक्सेप्शंस, इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। These are the sum of the exceptions in electron affinity। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ये जो एक्सेप्शन है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब ये बताइए पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा। क्लोरीन, हाँ, क्यों ये पता है, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आपके जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ऑर्डर यहां से जरूर पूछता है। लिख लिया सबने, जल्दी से नोट करिए। ओके, नोटेड। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ जैसे पॉइंट लिखूंगा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल वो किसकी, क्लोरीन। ओके, इसको ध्यान में रखना। जैसे मैं आपको पूछूं लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा, वो सारा इसके एप्लीकेशंस में आएंगे ना। अगला जो लास्ट जो है सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। सब हमने सबसे पहले उनके बारे में देखा, उनके फैक्टर्स देखे, फिर उनकी प्रॉपर जो एक्सेप्शंस है उनके बारे में देखा, और लास्ट में हम उनके अब एप्लीकेशंस के ऊपर आएंगे जहां पे हम इस चीज को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी बेटा, नोबल गैसेज की, बोल सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी? हीलियम। ठीक, अब जैसे मैं एक और लास्ट अगला लिखूं, किसी भी पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी होती है? किसी भी पीरियड के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? हैलोजेंस की होती है कि नहीं? ग्रुप 17 की, हैलोजेंस की। अगर मैं पूछूं लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में लोवेस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी होती है? लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस, बिल्कुल सही है, नोबल गैसेस की, राइट, गुड। ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इनके बारे में। अब ये बताइए, देखो जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे पढ़ा था कि जिसका आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम वो उतना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बराबर है कि नहीं? बोलो। तो जैसे मैं आपसे ये पूछूं, वहां पे आपने क्या देखा था आयनाइजेशन एनर्जी में? जिसकी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होता है तुम्हारे पास? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बराबर? कौन सा था वो? कौन सा था वो मोस्ट, उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होता है उसमें, वो एलिमेंट कौन सा था? बताओ बेटा, कौन सा एलिमेंट था वो? सीजियम, बहुत बढ़िया, सीजियम। ठीक, अब अगर आपसे मैं ये पूछूं मैक्सिमम, जो हमने बात की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा मतलब उतना जल्दी तुम्हारे पास वो, देखो ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या था कि वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सीजियम क्या करेगा? कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, बराबर है कि नहीं? वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज समझ में आती है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम था मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है तुम्हारे पास? क्लोरीन की। वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या करेगा? अपने अनायन का फॉर्मेशन करेगा, तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। क्या मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है अब आपके पास? जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है वो कौन सा है? Cl। वो किसका फॉर्मेशन करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेकर के एनायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर मैं बोलूं तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा मतलब वो उतनी उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। बोलो, उतना तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की अगर उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब वो क्या करेगा? बड़े आसानी से तुम्हारे पास एनायंस का फॉर्मेशन करेगा, और वो एलिमेंट्स उतने ज्यादा तुम्हारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो क्या होते हैं? उतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन
नेचर होते हैं। क्या होता है, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो ये लिख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा एच ईजी, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला क्या कि तुम्हारे पास पॉइंट लिख लो कि एलिमेंट्स हैविंग हाई, तुम्हारे पास हाई नेगेटिव डेल्टा एच ईजी, जितना ज्यादा उनके पास नेगेटिव में डेल्टा एच ईजी का वैल्यू होगा, आर केपेबल ऑफ, वो किस चीज के कैपेबल है, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स easily, are capable of accepting the electrons easily, thus they form anions। वो क्या करते हैं, अनायंस बनाते हैं, और एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। क्लास 10th के अंदर आपके आयनिक जो कंपाउंड्स थे वहां पे ये वर्ड यूज हुआ था। आयनिक कंपाउंड्स को एक और नाम से जानते हैं, क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, राइट। ऐसे ही तुम्हारे पास हम बोल सकते हैं कि देखो कि नीचे की तरफ जाते हैं तो हमने क्या देखा था कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज करता है। हमने ऐसे ही देखा था कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीजेस। पढ़ा है कि नहीं, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारे पास डिक्रीज करता है, हाँ है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा तुम्हारे पास, उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। क्या बोल सकते हैं, बोलो। तो मेटेलिक जो कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर अगर इससे कंपेयर करना है तो क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। बोलो। ऐसे ही जैसे कि हमने वहां पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में बात की थी। टाइम क्या टाइम हो गया क्या, एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। देखिए ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स के, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर की थी बात कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज करता है ना। नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जबकि हमने देखा था कि तुम्हारे पास जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड्स का, क्या देखा था कि जो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अच्छा कि देखो बेसिक नेचर ऑफ जो ऑक्साइड्स होता है वो क्या, तुम्हारे पास नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जबकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमने पढ़ा है पहले, क्या करता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या करता है, पहले पढ़ा है हमने, डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर पढ़ा था। और तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ कैसे डिपेंड करेगा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। क्योंकि नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या करता है,
नीचे की तरफ जाता है तो डिक्रीज करता है, और बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, राइट। सिमिलरली आप अगर सेम टाइम पे अगर ये बोलना चाहें कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि नीचे की तरफ जाते हैं तो अगर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीजेज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लेफ्ट से राइट का, तो तुम्हारे पास ऑक्साइड लेफ्ट से राइट जाने के ऊपर क्या करता है, इंक्रीज करता है, बराबर है कि नहीं। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे कुछ एप्लीकेशन थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे कुछ ऑक्साइड्स वगैरह इन सब के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक, रिवाइज जरूर करना अच्छे से, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाकी का अगली क्लास में देखते हैं, स्लाइड हो नहीं रही। ओके, ओके, चलिए, गुड नाइट। ये कौन कॉल कर दिया अभी? हेलो, हाँ, और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस वही इंक्लूड करना है।